सभी का। और जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं विशेष प्रश्नों का सेट, तो इसमें हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिया है और कोशिश की है कि इसका हम फुल डिटेल्स को प्रोवाइड कर सकें। तो अपना जो सवाल है पहला वो ये है कि अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया। 4 विकल्प दिए हुए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सुरेश चंद्र बनर्जी हैं या फिर जे.एम. सेनगुप्ता। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, जे.एम. सेनगुप्ता, यानी कि जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता के द्वारा अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था। हालांकि ये जो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद है इसका गठन ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके जिला समितियों के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था कि नमक कानून का उल्लंघन किया जाए। यानी कि जो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था उसी का ये एक हिस्सा था। और ये जो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद बना था तो इसके द्वारा जो तटीय जिले थे बंगाल के जिनमें शामिल हैं चट्टोग्राम, नोआखाली, खुलना, 24 परगना और मिदनापुर ज़िले शामिल थे। इनमें नमक कानून का उल्लंघन करने का फैसला इस परिषद के द्वारा किया गया था। और एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, ये जो 12 मार्च 1930 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो और ये 6 मार्च को ख़त्म हुआ, तो ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये असल में इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव था, ये एक फैक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीसीएस में इसको लेकर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जिसमें एकता था वो सत्याग्रह था 1919 वाला, वो था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव हो गया था, यानी कि इस समय तक यानी कि आपसी संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी राजनीतिक मामलों में। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब हम बात कर लें जो अपने जे.एम. सेनगुप्ता की, जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता की अगर हम बात कर लें तो इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा 17 बार गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा वर्ष 1933 में रांची में स्थित एक जेल में इनकी मृत्यु हुई। और हम बात कर लें थोड़ी सी सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वास्तुविदों में से एक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वास्तुविद हैं A.O. ह्यूम, आनंद मोहन बोस और सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी माने जाते हैं। इसके अलावा ये सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन एडमंड बर्ग भी कहा जाता है। इनका जन्म 10 नवंबर 1848 को होता है और इनकी मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुआ। और ये एक महान शिक्षाविद और एक महान राजनेता थे। इसके अलावा इनके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सभा की स्थापना 6 जुलाई 1876 को किया गया था। और ये जो संगठन था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसका उपयोग इनके द्वारा ये जो भारतीय आईसीएस परीक्षा थे उनमें जो लोग शामिल होते थे, जो छात्र, उनकी आयु सीमा के मुद्दों से निपटने के लिए इस सभा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इन्होंने 1879 में यानी कि 1879 में इन्होंने द बंगाली समाचार पत्र को आरंभ किया और इस तत्कालीन सिलहट ज़िला में इस सहायक मजिस्ट्रेट के तौर पर इन्होंने कार्य किया और नस्ली भेदभाव के कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया था। फिर इन्होंने क्या किया कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1895 में पुणे में और दूसरी बार 1902 में अहमदाबाद में। इसके अलावा जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था उसको सबसे ज़्यादा विरोध सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही किया गया, क्योंकि ये नरम दल के नेता थे। तो नरम दल के नेताओं में सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही बंगाल विभाजन का सबसे ज़्यादा विरोध किया गया।
अब थोड़ी सी बात कर लें बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, तो जिनका जन्म 26 जून 1838 को नैहाटी कोलकाता में हुआ और इनका मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता में हुआ। और ये उपन्यासकार, कवि, गद्यकार एवं पत्रकार भी थे। और ये जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, यानी कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम, तो इनकी ही रचना है। इसके अलावा ये बांग्ला साहित्य में आम लोगों तक जो बांग्ला भाषा है उनमें पैठ बनाने वाले में ये जो संभवतः कहा जाता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रथम साहित्यकार थे। और अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो आधुनिक युग में जो बांग्ला साहित्य है उसका उत्थान 19वीं सदी के मध्य से ही प्रारंभ होता है, यानी कि 1850 के आसपास से ही प्रारंभ होता है। और इनमें शामिल हैं राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और प्यारी चांद मित्र, माइकल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण या अग्रणी भूमिका निभाई जाती है। और इसके पहले के जितने भी साहित्यकार हुए हैं बंगाल से, उन्होंने ज़्यादातर बांग्ला भाषा की जगह अंग्रेजी या संस्कृत में लिखने को तरजीह दिया करते थे। अब बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाओं की बात कर लें तो इनकी जो पहली प्रकाशित रचना राजमोहन वाइफ थी, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और इनकी प्रकाशित प्रथम बंगाली रचना दुर्गेश नंदिनी थी, जो कि मार्च 1865 में प्रकाशित हुई। और कपाल कुंडला, जो कि इनका एक उपन्यास है, ये 1866 में प्रकाशित हुआ और ये काफ़ी रूमानी मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 1872 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका बंग दर्शन का प्रकाशन किया। और आनंदमठ इनका एक उपन्यास है जो कि राजनीतिक उपन्यास है और यह 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और आनंदमठ उपन्यास में जो उत्तरी बंगाल में 1773 ईस्वी में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका वर्णन किया गया है। और इनका जो अंतिम उपन्यास है वो सीताराम है, जिसकी रचना 1886 में हुई। और ये जो उपन्यास है इस रचना में मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक के विरोध को दर्शाया गया है। और इनके कुछ उपन्यासों की अगर हम बात कर लें तो उनमें शामिल हैं मृणालिनी, इंदिरा, राधा रानी, कृष्णकांतेर, दफ्तर, देवी चौधरानी आदि। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों का भारत के लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और जो इनके जो साहित्य हैं उसके जो पात्र हैं वो शहरी मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कि आधुनिक जीवन की त्रासदी और जो प्राचीन काल की परंपराएं हैं उनसे जुड़ी दिक्कतों के साथ साथ जूझते हैं। तो इसके लिए जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं इनकी रचनाएं काफ़ी पढ़ी जाती हैं। और आगे बढ़ें, रविंद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में बात करें तो इनका जन्म 7 मई 1861 में होता है, जबकि इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को होती है। इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और इनकी माँ का नाम शारदा देवी। और ये मतलब महानतम माने जाते हैं विश्वविख्यात कवि, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता। इसके अलावा नाटककार, संगीतकार और चित्रकार भी थे ये। और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य के क्षेत्र में। और इनका उपनाम गुरुदेव है। और एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। पहला भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, तो इनकी रचना इनके द्वारा ही की गई। और इनके द्वारा जो अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उसकी रचना कब की गई थी? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में ये रचना किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो चित्रकला में योगदान है वो ये है कि जो चित्रकला के क्षेत्र में जो अब तक यानी कि 1905 तक जो विक्टोरियन प्रगतिवाद चल रहा था उसके वर्चस्व को तोड़ने का कार्य किया।
और इन्होंने क्या किया कि मुग़ल, अजंता और जो राजपूत काल हैं उनकी चित्रकला से प्रेरणा लेकर बहुत सारे राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। और अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में गीतांजलि शामिल है, जिसे कि वर्ष 1913 में गीतांजलि रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर को ज़्यादातर पद्य कविताओं के लिए जाना जाता है। गीतांजलि के अलावा पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलेनाथ, गोरा, दलवन वाणी, परिशेष, पुनश्च, वीथिका शेषलेखा, चोखेर बाली, कणिका, नैवेद्य मायर खेला, क्षणिका, गीतिमाल्य, कथाओं कहानी इनकी रचनाएं हैं। और इनके द्वारा लगभग 2230 गीतों की रचना की गई है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही महात्मा गांधी को महात्मा का जो उपनाम या विशेषण है ये प्रदान किया गया था। और एक चीज़ और है, वो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इन दोनों में राष्ट्रीयता और मानवतावाद इन दोनों को लेकर हमेशा से वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी जी क्या करते थे कि पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये मानवतावाद को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व दिया करते थे। तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ। विकल्प ए है 1968, बी है 1970 और सी है 1987 और डी है 1995। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी 1970। तो हुआ ये था कि जो पेटेंट अधिनियम 1970 है ये वर्ष 1972 में लागू हुआ और इसने क्या किया था कि भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन अधिनियम 1911 का स्थान लिया था। अब अगर हम बात करें कि ये पेटेंट क्या होता है, ठीक है, और पेटेंट का क्या इतिहास रहा है हमारे देश में, तो हम बात सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पेटेंट होता क्या है असल में। तो जो पेटेंट है असल में ये बौद्धिक संपदा के संरक्षण का एक रूप है जिसमें इसके माध्यम से बौद्धिक संपदा को संरक्षित किया जाता है और पेटेंटधारी को इसका लाभ मिलता है। तो यानी कि यह है कि जो पेटेंट है असल में ये बौद्धिक संपदा यानी कि IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये, यानी कि बौद्धिक संपदा में पेटेंट शामिल है। और जो पेटेंटधारी होता है उसको अपने पेटेंट को बेचने पर या कुछ भी किसी को देने पर लाभ होता है ना। और ये जो पेटेंट होता है किसी भी आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार होता है जो कि एक उत्पाद या प्रक्रिया के समान होता है। और ये सामान्य रूप से होता क्या है कि कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है पेटेंट, या किसी भी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है। अब बात करें कि जो कोई भी आविष्कार है तो उसको कैसे पेटेंट दिया जाता है, क्या मान्यताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, मतलब योग्यताओं का क्या मानदंड है। तो कुछ इसमें पहला तो ये है कि ये नवीन या सबसे भिन्न होना चाहिए आपने जिस चीज़ को पेटेंट करवाने जा रहे हैं वो। इसके अलावा इसमें आविष्कार होना चाहिए, यानी कि यह एक आविष्कारशील कदम होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी बना है आपने थोड़ी सी चेंजिंग करके दे दिया कि साहब हमारा ये पेटेंट तैयार कर दो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यही है कि पेटेंट के लिए इसमें आविष्कारशील कदम होना चाहिए और ये औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो। जैसे कि 2013 में क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था नोवार्टिक्स केस का। असल में नोवार्टिक्स कंपनी है जो कैंसर की दवाई बनाती है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो दवाई में हल्का सा चेंजिंग किया, मॉडिफिकेशन किया, और तो इस क्या किया था नोवार्टिक्स वालों ने कि इन्होंने अपने दवाई के अनुक्रम में थोड़ी चेंजिंग कर दिया और लगा दिया कि भैया हमको पेटेंट प्रदान किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया क्योंकि आपने कुछ नया आविष्कार किया ही नहीं। तो ये मैटर है। और बात कर लें तो पेटेंट की अवधि क्या होती है, तो भारत के संदर्भ में जितने भी पेटेंट होते हैं उनकी अवधि पेटेंट प्राप्ति के लिए जब हम आवेदन दाखिल करते हैं तो उसकी तारीख से 20 वर्ष तक होता है। चाहे मतलब अनंतिम रूप से दायर किए हों या पूर्ण, जितना भी जो हमको बताना है कि हमारे चीज़ के बारे में उसको
यानी जैसे भी आप दायर करें, लेकिन आपको 20 साल का अधिकतम पेटेंट प्राप्त होता है। और कॉपीराइट के मामले में ऐसा नहीं है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कॉपीराइट क्या होता है और ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत जो पेटेंट आता है वो सब क्या होता है और अच्छे से। तो पेटेंट की अवधि 20 साल की होती है, जबकि जो कॉपीराइट है तो अमूमन 60 साल का होता है। और एवरग्रीन पेटेंट की ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि असल में जो हम बात कर रहे थे कि पेटेंट ये है क्या। तो पेटेंट क्या होता है कि सिंपल कि आप मान लीजिए कि कोई भी एक नया विचार लाते हैं। आप मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन या कोई भी ऐप आप बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आजकल क्या बोलते हैं अपन, फेसबुक हो गया, चलिए तो बहुत बड़ा ऐप हो गया है ना। कुछ नया भी आप डेवलप करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि आप बना लेते हैं। और बनाने के बाद आपने जो चीज़ बनाया वो रियल है ना, वास्तविक है और वो काम भी करता है। तो हम मान सकते हैं कि आपने अपना कोई भी एक एप्लीकेशन या ऐप तैयार कर लिया है। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि आपने एक नया चीज़ बनाया है और कुछ दिन बाद वो चोरी हो सकता है। सिंपल सा चीज़ है कि जैसा कि कोई भी चीज़ आप अगर कुछ एक्टिंग कर रहे हैं तो नकल लोग उतारते हैं, है ना। तो उसी टाइप से होता है, मतलब सेम वैसा नहीं, हल्का सा उससे मिला जुला कि आपने ऐप बनाया। अब चूंकि आपको डर है कि आपके आइडियाज़ लीक हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने इस आइडिया को, विचार को पेटेंट कराने का सोचते हैं। और आप पेटेंट कार्यालय में जाते हैं और अपने उस विचार को, आइडियाज़ को, जो आपका बौद्धिक संपदा है उसको पेटेंट करा लेते हैं। तो अब वो जो विचार है उस पर आपका स्वामित्व यूनिवर्सल रूप से साबित हो जाता है। ठीक है। तो बात कर लें कि जो पेटेंट है असल में ये बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं, बौद्धिक संपदा होते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक प्रकार है। और जो बौद्धिक संपदा कानून होते हैं वो बौद्धिक संपदा अधिकारों के उपयोग को कंट्रोल या नियंत्रित करने का कार्य करता है। और ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं इनकी दो श्रेणियां होती है। पहला है कि औद्योगिक संपत्ति अधिकार और दूसरा है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट में रचनाओं से संबंधित होता है, ठीक है, जो लेखक को, फिल्म डायरेक्टर, इन सबको प्रदान किया जाता है। और औद्योगिक संपत्ति अधिकार, इसमें पेटेंट शामिल है, ट्रेडमार्क शामिल है, डिजाइन शामिल है और इंटीग्रेटेड सर्किट शामिल है, यानी कि आईसी शामिल है, जीआई टैग शामिल है, पौधों की विविधता का संरक्षण शामिल है, व्यापार रहस्य शामिल है, पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता शामिल है। इसके अलावा तो ये हो गया औद्योगिक संपत्ति अधिकार के तहत आने वाले बौद्धिक संपदा। और बौद्धिक संपदा के तहत जो कॉपीराइट आते हैं उसमें शामिल है लेखन के अधिकार, कलात्मक अधिकार, फिल्म अधिकार, प्रसारण का अधिकार और कलाकार के अधिकार। तो ये लगभग एवरग्रीन प्रकृति के होते हैं, यानी कि अमूमन 60 साल का रहता है, यानी कि आदमी जब तक जीवित है तब तक उसके अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता कॉपीराइट अधिकार के तहत, है ना। तो हम बात कर रहे थे पेटेंट की। तो जैसा कि बताया आपको, जो पेटेंट है एक प्रकार का बौद्धिक संपदा है। और किसी भी चीज़ का पेटेंट कराने से क्या है कि आपको उस चीज़ का, मान के चलिए आप एक्स हैं, आप किसी ऐसे पेन को डिजाइन करते हैं, है ना। एग्जाम्पल है कि अगर ऐसे पेन का डिजाइन कर रहे हैं कि जो लिख दे रहे हैं आप, मिट जाता है, लेकिन एक विशेष तापमान पर ले जाने पर वो फिर से दिखने लगता है ना। तो चूंकि ये आपका अपना है तो इसको आप साबित करेंगे पेटेंट ऑफिस में जाकर, तो आपको इसका पेटेंट मिल जाएगा। तो ये हो गया पेटेंट। और पेटेंट में क्या होता है कि आपको किसी चीज़ का पेटेंट जब मिल जाता है तो ये जो पेटेंट है ये आपका एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता है, जिसको सरकार जो है निर्माता को प्रदान करता है, जारी कर देता है। और जो निर्माता है या जो आप हैं जिसने कोई भी निर्माण किया किसी भी चीज़ का, या कोई विचार आप में आया, तो उसके प्रकाशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस निर्धारित समय तक आप उस आविष्कार को किसी को भी बेच सकते हैं या निर्माण करने का अनुमति प्रदान कर सकते हैं कि भैया आप ये बना लो, या खरीद बिक्री का कुछ का भी अधिकार आप दूसरे को दे सकते हैं। तो ये आपको उससे लाभ होता है।
और 3 प्रकार के पेटेंट होते हैं नॉर्मली। पहला तो हो गया उपयोगिता पेटेंट, जिसकी अवधि 20 वर्ष तक होती है। तो अमूमन ये दवाई गोलियों के लिए वगैरह, मतलब मेडिसिन यूज में होता है उपयोगिता पेटेंट। और दूसरा है डिज़ाइन पेटेंट, जो 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। और तीसरा है प्लांट पेटेंट, यानी कि जो पौधों में जो चेंजिंग किए जाते हैं बिना आनुवांशिक गुणों को परिवर्तित किए हुए, उसके लिए जो पेटेंट मिलता है वो 20 वर्ष के लिए मिलता है। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि हमारे देश भारत में पेटेंट का क्या इतिहास रहा है, तो पेटेंट का इतिहास भारत में काफ़ी पुराना रहा है। हालांकि वो ब्रिटिश सरकार से संबंधित है कि जब 1852 ईस्वी में ब्रिटिश पेटेंट कानून था, उसी के आधार पर आविष्कारों के संरक्षण के लिए 1856 का एक अधिनियम 6 लाया गया था। और ये भारत में पेटेंट कानून से संबंधित प्रथम कानून था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो नवीन और उपयोगी वस्तुएं हैं उनके आविष्कार को उत्साहित करना था। और फिर बाद में क्या हुआ कि इस अधिनियम को 1857 के एक अधिनियम 9 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसे ब्रिटिश राज्य की स्वीकृति के बिना ही लागू कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि वर्ष 1859 में अनन्य विशेषाधिकार अनुदान करने के लिए एक नया विधान या कानून 1859 के अधिनियम 15 के रूप में प्रारंभ किया गया। और इस नियम में जो 1856 में कुछ विधान बने थे, उसमें कुछ संशोधन करके शामिल किया गया था। फिर अब क्या होता है कि वर्ष 1872 ईस्वी में जो 1859 का अधिनियम बना था उसको एकीकृत किया गया, और ताकि जो भी सुरक्षा है वो प्रदान किया जाए। और फिर क्या हुआ कि इस 1872 के अधिनियम 13 के तहत पैटर्न्स एंड डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में इसे पुनर्नामित किया गया 1872 में। फिर 1872 का जो अधिनियम था उसको 1883 के अधिनियम 16 के तहत संशोधित किया गया, जिसमें आविष्कार की नवीनता की सुरक्षा करने के लिए एक प्रावधान शामिल किया गया, जो कि उसकी संरक्षा के लिए आवेदन दाखिल करने के पहले भारत की प्रदर्शनियों में दिखाया गया हो उनके लिए। और ये जो 1883 में जो अधिनियम बना वो लगभग 30 वर्षों तक बिना किसी परिवर्तन के प्रभावी रहा। अब यहाँ से थोड़ी सी परिवर्तन होता है और पेटेंट और डिज़ाइन के पूर्व के जितने भी विधान हैं उनको बदल दिया गया और भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1911 लाया गया। ठीक है। और यही जो भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1911 है, ये 1970 का भारतीय पेटेंट अधिनियम है, उसका आधार है, उसको निश्चित करके 1970 में बनाया गया, है ना। तो जब 1911 में ये भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम लाया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार पेटेंट प्रशासन जो था वो नियंत्रक पेटेंट प्रबंधन के अधीन ला दिया गया। यानी कि जो पेटेंट प्रदान करने वाली जो कार्यकारिणी थी, जो ऑफिस थी, उसको अलग से बना दिया गया। और वर्ष 1920 में क्या किया गया कि इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया और सुरक्षा प्रायिकता के लिए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों के साथ परस्पर समझौता में शामिल होने का प्रावधान किया गया। फिर क्या हुआ कि वर्ष 1930 में कुछ बातों के अलावा गुप्त पेटेंट अनुदान, अतिरिक्त पेटेंट और सरकार द्वारा आविष्कार के उपयोग करने और पेटेंट रजिस्टर में संशोधन करने की जो नियंत्रक की शक्ति है उसको, और पेटेंट की अवधि को बढ़ाकर 14 से 16 वर्ष करने संबंधी प्रावधानों को शामिल करने के लिए फिर से संशोधन किए गए वर्ष 1930 में। अब 1930 के बाद कहानी ये होता है कि देश सन 47 में आज़ाद हो जाता है और तब तक ये कानून चल रहा था। और जब देश सन 47 में आज़ाद हो गया तब ये महसूस किया गया कि भैया ये जो भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1911 है, ये अपने उद्देश्यों को अब पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देश की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। तो अब ज़रूरी है कि जो पेटेंट कानून है इसको विस्तृत बनाया जाए। तो अब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा वर्ष 1949 में राष्ट्रीय हितों के तहत ये पेटेंट प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत के जो पेटेंट कानून हैं उनकी समीक्षा करने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिनका नाम है न्यायमूर्ति डॉक्टर बख्शी टेकचंद, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और ये जो समिति थी
इसके सम्मुख जो मुद्दे थे उनमें निम्न मुद्दे शामिल थे जिन पर समिति को अपना विचार प्रस्तुत करना था। वो मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं। पहला ये था कि भारत की जो पेटेंट प्रणाली है उनकी कार्यविधि की समीक्षा करना और रिपोर्ट देना। इसके अलावा जो भारत में विद्यमान पेटेंट विधान है उसका परीक्षण करना, उसमें सुधार करने के लिए संस्तुति प्रदान करना और विशेषकर जो पेटेंट अधिकार है उनके दुरुपयोग को रोकने संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में सुझाव देना था। इसके अलावा खाद्य और औषधि से संबंधित जो पेटेंट हैं उन पर विशेष प्रतिबंध लगाने जाने के लिए जो विकल्प हो सकते हैं उन पर विचार करना। कुछ ऐसे ही मुद्दे थे। और तब क्या हुआ कि ये जो समिति बनी थी, न्यायमूर्ति डॉक्टर बख्शी टेकचंद की अध्यक्षता में, इन्होंने 4 अगस्त 1949 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने क्या किया कि 1919 और 1949 के जो यूके के जो अधिनियम थे उनके तर्ज पर भारत में पेटेंट अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए और पेटेंट व डिजाइन अधिनियम जो 1911 में बना था उसकी धारा 22, 23 और 23 क में संशोधन करने की सिफारिश की थी। तो जो समिति है इसकी सिफारिशों को कुछ मात्रा में 1950 में संशोधित किया गया था। फिर क्या हुआ कि सन 57 में, यानी कि 1957 में भारत सरकार ने पेटेंट कानून में संशोधन के प्रश्न का परीक्षण करने के लिए और सरकार को इसके अनुरूप सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति एन राजगोपालन अयंगर समिति की नियुक्ति की। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एन राजगोपालन अयंगर है, इस समिति के अनुशंसा पे ही ये जो बना था 1970 में वो बना था। तो आगे चर्चा होगा इसमें। तो 1857 में भारत सरकार ने एन राजगोपालन अयंगर समिति की नियुक्ति की और इस समिति ने 2 खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहला सितंबर 1959 में, 2 सितंबर 1959 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो जो पहला खंड इन्होंने प्रस्तुत किया था अपना रिपोर्ट, उसमें कानून के जो सामान्य संदर्भ थे उनके बारे में बताया गया था। और दूसरे खंड में इन्होंने जो 1953 के जो व्यक्तिगत बिल है उनके बारे में विस्तृत टिप्पणी की थी। और ये जो रिपोर्ट इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जो कानून में जो भी बदलाव किए जाने थे, जो सिफारिशें थी, वो पेटेंट बिल 1965 की प्रस्तावना का आधार बन गया था। और ये जो बिल लोकसभा में 21 सितंबर 1965 को पेश किया गया, जो कि लैप्स हो गया था। फिर क्या हुआ कि वर्ष 1967 में एक संशोधित बिल पेश किया गया और इस बिल को क्या किया गया, जो ज्वाइंट संसदीय समिति होता है उसको भेजा गया और समिति की अंतिम अनुशंसा जब की गई तो उसके आधार पर पेटेंट अधिनियम 1970 पारित किया गया। अब क्या होता है कि इस अधिनियम में पेटेंट कानून के संदर्भ में 1911 के अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो 1911 का अधिनियम था वो डिजाइन पर लागू रहा और 1970 का जो अधिनियम बना तो उसके अधिकांश प्रावधान जो थे वो 20 अप्रैल 1972 को पेटेंट नियम 1972 के साथ ही प्रभावी हुए और इसमें भी थोड़ी सी आगे चेंज हुए। तो हालांकि जो अधिनियम था भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, ये दिसंबर 1994 तक, यानी कि 24 साल तक बिना किसी परिवर्तन के चलता रहा। फिर क्या हुआ, अब क्योंकि समय बदला तो इसमें भी परिवर्तन की ज़रूरत थी। तो एक अध्यादेश 31 दिसंबर 1994 को इसके लिए जारी किया गया था और क्योंकि अध्यादेश का अनुशंसा मतलब संसद के द्वारा कुछ नहीं किया गया कार्य, तो ये 6 माह के बाद ये अध्यादेश समाप्त हो गया था। फिर क्या हुआ कि इस अध्यादेश के स्थान पर बाद में पेटेंट संशोधन अधिनियम 1999 एक बिल लाया गया जो कि 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। तो जिसमें 2005 में भी संशोधन हुआ और अभी 2021 में भी हुआ है। तो इस तरह भारत के संदर्भ में पेटेंट का इतिहास कुछ रहा है कि ये 1852 में जो ब्रिटिश पेटेंट कानून बना उससे प्रभावित है ये, और 1856 में पहला विधान बना और 1872 में थोड़ी सी इसमें सुधार किया गया। फिर उसके बाद जब ये 1872 में सुधार हुआ तो 30 वर्षों बाद मेनली 1911 में जो भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम लाया गया, वहाँ से फिर कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वर्तमान में जो है पेटेंट के लिए बेहतरीन पॉलिसी है। और तो ये था
संक्षिप्त तो नहीं कह सकते, थोड़ी डिस्कस लंबा हो गया। जानकारी पेटेंट के संबंध में उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए कारगर हो। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।